धरती और वीनस के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दोनों प्लैनेट्स की ऑर्बिट के कारण यह दूरी लगभग 38 मिलियन से लेकर 261 मिलियन किलोमीटर्स तक बदल सकती है। सुनने में यह दूरी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि इंसान मार्स और जुपिटर तक स्पेसक्राफ्ट भेज चुका है, तो लगता है कि शायद किसी भी प्लैनेट तक पहुंचना सिर्फ समय की बात है। लेकिन असली कहानी इतनी आसान नहीं है। वीनस की सरफेस पर लगभग 460 डिग्री सेल्सियस तापमान और अर्थ से करीब 90 गुना प्रेशर होता है। इसलिए सरफेस पर उतरने वाली स्पेसक्राफ्ट के लिए लंबे समय तक सरवाइव करना बेहद मुश्किल होता है। मार्स पर एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, इसलिए सरफेस पर रेडिएशन का खतरा अर्थ की तुलना में ज्यादा है। और लैंडिंग के दौरान कम्युनिकेशन डिले की वजह से स्पेसक्राफ्ट को कई क्रिटिकल डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं और जुपिटर जैसे दूर के प्लैनेट तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? अगर कोई प्लैनेट हमसे करोड़ों किलोमीटर्स दूर है, तो क्या हम बस एक पावरफुल रॉकेट बनाकर सीधे उसकी तरफ नहीं उड़ सकते? समस्या यहीं से शुरू होती है। धरती पर अगर हमें किसी दूसरे शहर जाना हो तो हम सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है और रास्ता भी पता है। लेकिन स्पेस में कोई सीधी रोड नहीं होती। पूरा सोलर सिस्टम ग्रेविटी के नियमों से चलता है। सूरज का मास इतना ज्यादा है कि वह अपने आसपास मौजूद सभी प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ग्रेविटी से खींचता है। अर्थ भी लगातार सूरज के चारों तरफ लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है। इसका मतलब यह है कि जब हम अर्थ से रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट जीरो स्पीड से शुरू नहीं करता। वह पहले से ही अर्थ के साथ सूरज के चारों तरफ इतनी तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है। अगर हमें वीनस तक पहुंचना है तो स्पेसक्राफ्ट की सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट को इस तरह बदलना पड़ता है कि वह वीनस की ऑर्बिट को सही समय और सही पोजीशन पर इंटरसेप्ट कर सके। और अगर मार्स या जुपिटर की तरफ जाना है तो हमें अपनी ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ानी पड़ती है। यहीं रॉकेट साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, फ्यूल। रॉकेट को थ्रस्ट देने के लिए प्रोपेलेंट चाहिए। इसमें फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर भी शामिल होता है और दोनों का मास रॉकेट के कुल वेट का बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। मान लीजिए आपको स्पेसक्राफ्ट को ऊपर उठाना है, रॉकेट को अपने प्रोपेलेंट का मास भी साथ लेकर उड़ना पड़ता है। इसलिए जितना ज्यादा प्रोपेलेंट साथ ले जाना हो, रॉकेट को उतना ज्यादा थ्रस्ट चाहिए और इसी वजह से रॉकेट डिजाइन में मास को कम रखना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से रॉकेट का बहुत बड़ा हिस्सा एक्चुअल स्पेसक्राफ्ट नहीं होता। लॉन्च व्हीकल के मास का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोपेलेंट होता है, जबकि पेलोड और स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा उसके मुकाबले काफी छोटा हो सकता है। एक मैसिव रॉकेट लॉन्च के समय हजारों टन का हो सकता है, जबकि जिस स्पेसक्राफ्ट या साइंटिफिक इक्विपमेंट को दूसरे प्लैनेट तक भेजना है उसका वेट उसके मुकाबले बहुत कम हो सकता है। यानी रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए उड़ाया जाता है ताकि बाकी चीजों को उड़ाया जा सके। इंटरप्लैनेटरी मिशंस में स्पेसक्राफ्ट आमतौर पर पूरी जर्नी में इंजन लगातार नहीं चलाता। लॉन्च और मेजर ट्रैजेक्टरी चेंजेस के बाद स्पेसक्राफ्ट लंबे समय तक अपनी गति और ऑर्बिटल मैकेनिक्स के सहारे आगे बढ़ सकता है। लॉन्च के दौरान इंजन्स कुछ समय तक बहुत ज्यादा थ्रस्ट देते हैं, फिर स्टेजेस अलग हो जाती हैं और स्पेसक्राफ्ट आगे मोस्टली अपनी स्पीड और ग्रेविटी की मदद से ट्रैवल करता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड या डायरेक्शन में लॉन्च के समय छोटा सा एरर हो जाए तो लंबी जर्नी के दौरान उसकी ट्रैजेक्टरी टारगेट से काफी अलग हो सकती है। इसी वजह से मिशन के दौरान प्रीसाइज नेविगेशन और ट्रैजेक्टरी करेक्शंस किए जाते हैं। और मान लीजिए स्पेसक्राफ्ट सही ट्रैजेक्टरी से प्लैनेट तक पहुंच भी गया। अब अगली चुनौती है उसकी रिलेटिव स्पीड को इतना कम करना कि वह प्लैनेट की ऑर्बिट में जा सके या सेफली एटमॉस्फेयर में एंटर कर सके। स्पेसक्राफ्ट जब किसी दूसरे प्लैनेट के पास पहुंचता है तो वह बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है। स्पेसक्राफ्ट में कार की तरह ट्रेडिशनल ब्रेक नहीं होता, लेकिन इंजन्स को उल्टी दिशा में थ्रस्ट देने, एरो ब्रेकिंग या प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की मदद से उसकी स्पीड कम की जा सकती है। अगर स्पेसक्राफ्ट को इंजन से स्लो करना पड़े तो उसके लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए होगा। इसलिए कई मिशंस में प्लैनेट का एटमॉस्फेयर स्पेसक्राफ्ट को स्लो करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ भी हर प्लैनेट अलग चैलेंज देता है। वीनस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है। उसकी सरफेस पर प्रेशर अर्थ के मुकाबले करीब 90 गुना तक हो सकता है। जब स्पेसक्राफ्ट वीनस के डेंस एटमॉस्फेयर में बहुत हाई स्पीड से एंटर करता है तो एटमॉस्फेयर स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक ड्रैग देता है और एंट्री के दौरान एक्सट्रीम हीटिंग पैदा होती है। स्पेसक्राफ्ट के आसपास की एयर तेजी से कंप्रेस और हीट होती है।
इससे वीनस की डेंस एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट के हीट शील्ड को बेहद इंटेंस हीटिंग झेलनी पड़ती है, जिससे उसकी बाहरी सरफेस का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अगर स्पेसक्राफ्ट सरफेस तक पहुंच भी जाए तो असली नाइटमेयर वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। वीनस की सरफेस टेम्परेचर लगभग 460 डिग्री सेल्सियस होती है और वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के मुकाबले करीब 90 गुना ज्यादा है। ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स लंबे समय तक काम नहीं कर सकते। इसी वजह से पुराने सोवियत वीनस मिशंस के लैंडर्स को स्पेशली डिजाइंड मटेरियल्स, इंसुलेशन और प्रोटेक्टिव सिस्टम्स के साथ तैयार किया गया था। फिर भी सरफेस पर उनका सर्वाइवल टाइम बहुत कम रहा। अब वीनस से बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन मार्स पर देखने को मिलती है। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले करीब 100 गुना पतला है। यह स्पेसक्राफ्ट को कुछ हद तक स्लो करता है और एंट्री हीटिंग भी पैदा करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना थिन है कि पैराशूट अकेले स्पेसक्राफ्ट को सेफली लैंडिंग स्पीड तक नहीं ला सकता। जब स्पेसक्राफ्ट मार्स के एटमॉस्फेयर में हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंटर करता है तो हीट शील्ड बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर इतना थिन है कि स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह स्लो करना मुश्किल होता है। और यहीं से शुरू होता है मार्स लैंडिंग का सबसे डेंजरस हिस्सा। पैराशूट खुला जाता है, लेकिन सिर्फ पैराशूट काफी नहीं होता। पैराशूट के बाद लैंडिंग सिस्टम मिशन के डिजाइन के अनुसार अलग होता है। कुछ मिशंस में रेट्रो रॉकेट्स इस्तेमाल हुए हैं, जबकि नासा के क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस जैसे रोवर्स में स्काई क्रेन सिस्टम ने केबल्स की मदद से रोवर को सरफेस पर उतारा। मार्स की एटमॉस्फेरिक एंट्री से लेकर सरफेस पर टचडाउन तक का सबसे क्रिटिकल फेज कुछ ही मिनट्स में पूरा हो जाता है। अर्थ से इंजीनियर्स मार्स लैंडिंग को लाइव जॉयस्टिक की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो सिग्नल को मार्स से अर्थ तक पहुंचने में कई मिनट्स लगते हैं। इसलिए क्रिटिकल लैंडिंग सीक्वेंस पहले से प्रोग्राम्ड और लार्जली ऑटोनॉमस होता है। जब अर्थ पर इंजीनियर्स को पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट ने एटमॉस्फेयर में एंट्री की है, तब तक स्पेसक्राफ्ट खुद ही लैंडिंग के कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स पूरा कर चुका होता है। इसी वजह से मार्स रोवर को काफी हद तक ऑटोनॉमस बनाना पड़ता है, लेकिन लैंडिंग के बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। असल सर्वाइवल तब शुरू होता है। डीप स्पेस और दूसरे प्लैनेट्स के सरफेस एनवायरनमेंट्स में हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेसक्राफ्ट के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स में टेम्पररी एरर्स से लेकर लंबे समय में हार्डवेयर डैमेज तक कर सकती है। अर्थ को दो बड़े नेचुरल शील्ड्स मिलते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों मिलकर बहुत सारी डेंजरस पार्टिकल्स को हम तक पहुंचने से रोकते हैं, लेकिन मार्स जैसे प्लैनेट पर प्रोटेक्शन काफी कम है। स्पेस में मौजूद एनर्जेटिक पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर डाल सकते हैं। कभी कभी एक हाई एनर्जी पार्टिकल कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर्ड डेटा को बदल सकता है या इलेक्ट्रॉनिक्स में टेम्पररी एरर पैदा कर सकता है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट में रेडिएशन रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, शील्डिंग और बैकअप सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बड़ा दुश्मन है डस्ट। मार्स पर हवा और पानी अर्थ की तरह सरफेस को स्मूथ नहीं करते। वहां की डस्ट बहुत फाइन और अब्रेसिव हो सकती है। यह व्हील्स, मैकेनिकल जॉइंट्स और सील्स में घुल सकती है। सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट के लिए डस्ट और भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सोलर पैनल्स पर डस्ट जम जाए तो उन्हें मिलने वाली सनलाइट कम हो जाती है। नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। यह रोवर मार्स पर कई वर्षों तक काम करता रहा, लेकिन 2018 में एक मेजर डस्ट स्टॉर्म आया। 2018 के ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म ने मार्स की सरफेस तक पहुंचने वाली सनलाइट को बहुत कम कर दिया। अपॉर्चुनिटी की सोलर पैनल्स पर्याप्त एनर्जी जनरेट नहीं कर पाए, उसकी बैटरीज रिचार्ज नहीं हो सकी और इसके बाद रोवर से दोबारा कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो सका। नासा ने 2019 में मिशन को समाप्त घोषित किया। इसके बाद आती है टेम्परेचर की प्रॉब्लम। मार्स पर एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, इसलिए टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। मार्स पर एटमॉस्फेयर बहुत थिन होने के कारण हीट को रिटेन करना मुश्किल है, इसलिए दिन और रात के टेम्परेचर में बड़ा डिफरेंस हो सकता है और रात के समय सरफेस बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। इस एक्सट्रीम कोल्ड से बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल कंपोनेंट्स प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए कई स्पेसक्राफ्ट में स्पेशल हीटर्स लगाए जाते हैं। कुछ डीप स्पेस स्पेसक्राफ्ट में रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट्स या रेडियो आइसोटोप पावर सिस्टम्स रेडियो एक्टिव मटेरियल की डिके से पैदा होने वाली हीट का इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट को बेहद ठंडे एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग टेम्परेचर के करीब रखने के लिए करते हैं। लेकिन प्लैनेट्स जितने दूर जाते हैं, एक और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, कम्युनिकेशन डिले। रेडियो सिग्नल्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम की डिस्टेंसेस इतनी बड़ी हैं कि फिर भी सिग्नल को आने जाने में काफ़ी समय लग जाता है।
इसका मतलब है कि मार्स रोवर को अर्थ से जॉयस्टिक की तरह डायरेक्टली कंट्रोल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर रोवर के सामने अचानक कोई ऑब्स्टेकल आ जाए और अर्थ से कमांड भेजी जाए तो कमांड पहुंचने तक रोवर बहुत आगे जा चुका होगा। इसलिए रोवर खुद अपने कैमराज और सेंसर से आसपास का एरिया स्कैन करता है, वह रास्ता आइडेंटिफाई करता है और सॉफ्टवेयर की मदद से डिसाइड करता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। जितना दूर प्लैनेट उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जुपिटर की दूरी के कारण अर्थ से वहां तक रेडियो सिग्नल पहुंचने में लगभग 30 से 50 मिनट्स लग सकते हैं और यह दूरी दोनों प्लैनेट्स की पोजीशन के अनुसार बदलती रहती है और वहां तक स्पेसक्राफ्ट भेजने में कई साल लग सकते हैं। इतनी लंबी जर्नी में स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ पावरफुल रॉकेट की जरूरत नहीं होती, उसे स्मार्ट ट्रैजेक्टरी की भी जरूरत होती है। इसलिए साइंटिस्ट ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसक्राफ्ट किसी प्लैनेट के पास से केयरफुली गुजरता है। प्लैनेट की ग्रेविटी और उसकी ऑर्बिटल मोशन का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट की ट्रैजेक्टरी और सन के रिलेटिव स्पीड को बदला जा सकता है। इसे ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं और इससे स्पेसक्राफ्ट बहुत कम अतिरिक्त प्रोपेलेंट इस्तेमाल करके अपनी ट्रैजेक्टरी बदल सकता है। लेकिन इसके लिए ट्रैजेक्टरी की कैलकुलेशन बेहद एक्यूरेट होनी चाहिए। यही वजह है कि एक इंटरप्लैनेटरी मिशन को डिजाइन करने में कई साल लग सकते हैं और मिशन के रिजल्ट्स आने में उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को बदल रही है। साइंटिस्ट्स ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जो केमिकल रॉकेट से अलग तरीके से काम करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स बहुत कम थ्रस्ट देते हैं लेकिन लंबे समय तक लगातार काम कर सकते हैं। इनकी प्रोपेलेंट एफिशिएंसी केमिकल रॉकेट से काफी बेहतर हो सकती है, इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन डीप स्पेस मिशंस में इनका इस्तेमाल उपयोगी है। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन जैसे सिस्टम्स का उद्देश्य केमिकल रॉकेट्स की तुलना में ज्यादा स्पेसिफिक इम्पल्स हासिल करना है, जिससे फ्यूचर में डीप स्पेस मिशंस के लिए कम प्रोपेलेंट में ज्यादा परफॉर्मेंस मिल सकती है। दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी है रीयूजेबल रॉकेट्स। अगर रॉकेट का पहला स्टेज हर लॉन्च के बाद इस्तेमाल के लायक ना रहे तो हर मिशन के लिए नया हार्डवेयर बनाना पड़ता है। रीयूजेबल फर्स्ट स्टेजेस हार्डवेयर कॉस्ट और लॉन्च ऑपरेशंस को कम करने में मदद कर सकते हैं। रीयूजेबल रॉकेट्स में पहला स्टेज वापस अर्थ पर लैंड कर सकता है और फ्यूचर मिशंस में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे लॉन्च कॉस्ट कम करने और ज्यादा मिशन से लॉन्च करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। फ्यूचर में साइंटिस्ट्स यह भी चाहते हैं कि हर चीज अर्थ से लेकर दूसरे प्लैनेट पर ना भेजनी पड़े। अगर मून या मार्स पर लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सके तो मिशंस ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मून या मार्स पर मौजूद वाटर आइस को निकाल कर प्रोसेस किया जा सके तो उससे ड्रिंकिंग वाटर और लाइफ सपोर्ट के लिए पानी मिल सकता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए इसी वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बनाए जा सकते हैं, जिन्हें फ्यूचर में प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना है। इसी तरह 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से फ्यूचर में लोकल मटेरियल से स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश की जा सकती है। इस पूरी कहानी को देखें तो साफ पता चलता है कि दूसरे प्लैनेट तक पहुंचना सिर्फ डिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं है। पहले रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालना पड़ता है, फिर सूरज की ग्रेविटी के बीच सही ट्रैजेक्टरी मेंटेन करनी पड़ती है। इसके बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचकर स्पेसक्राफ्ट को सही स्पीड से स्लो करना पड़ता है। फिर एटमॉस्फेयर, हीट, प्रेशर, रेडिएशन, डस्ट और एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचना पड़ता है और आखिर में ऐसी जगह काम करना पड़ता है जहां अर्थ से कोई इंजीनियर तुरंत मदद नहीं कर सकता। फिर भी इंसान लगातार आगे बढ़ रहा है। हर फील्ड मिशन ने हमें कुछ नया सिखाया है। हर डैमेज्ड स्पेसक्राफ्ट ने इंजीनियर्स को बताया कि अगली मशीन को कैसे बेहतर बनाना है। आज हम वीनस के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को समझते हैं, मार्स पर रोवर्स चला रहे हैं और जुपिटर तक, सैटर्न के मून्स तक स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि इंसान सोलर सिस्टम के दूसरे वर्ल्ड्स तक पहुंच सकता है या नहीं। सवाल यह है कि हम वहां कितनी जल्दी, कितनी सुरक्षित और कितने लंबे समय तक रह सकते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम हमारे लिए बंद दरवाजा नहीं है। यह एक ऐसा विशाल सिस्टम है जिसे समझने और एक्सप्लोर करने में शायद कई जनरेशन्स लगेंगी और शायद आने वाली जनरेशन्स के लिए दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचना आज की तुलना में उतना इम्पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए एक बात बिल्कुल साफ है, दूसरे ग्रह तक पहुंचना सिर्फ रॉकेट उड़ाने का काम नहीं है। यह ग्रेविटी, फ्यूल, हीट, रेडिएशन टेक्नोलॉजी और इंसानी इंटेलिजेंस के बीच एक बेहद कठिन इम्बैलेंस है और इसी वजह से सोलर सिस्टम में मौजूद हर प्लैनेट तक पहुंचने वाली हर स्पेसक्राफ्ट अपने आप में इंजीनियरिंग की एक बड़ी अचीवमेंट है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।